जो सोई हुई सरकार है इसकी भी आंखें खोलें, इसके भी कान खोलें, ये भी जागे और कम से कम हम जैसे युवाओं के बारे में कुछ तो कुछ सोचे, क्योंकि यार हमारी ज़िंदगियां निकलती जा रही हैं और आपको पता है कोई भी टाइम है वो दोबारा लौट के वापस आता नहीं है। तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यही नारा, यही स्लोगन लेके हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस यूथ अभी जान चुका है कि ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, जुमले देते हैं। इलेक्शंस के टाइम पे आएंगे, बहुत वादे करेंगे कि हम 3 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 3 मंथ के अंदर 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं, ठीक है। हम जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनको फिल करेंगे 1 साल के अंदर। तो यूथ अब इससे अवेयर हो गया कि ये सिर्फ जुमले ही हैं, हमें मिलेगा कुछ नहीं। ये कि अभी आपको सुनने को मिल रहा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रेट भी बढ़ रहा है अभी। तो मिलिटेंसी का कारण भी अनएम्प्लॉयड को ही समझता हूँ मैं। मुझे लगता है कि अगर युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो हो सकता है कि वो मिलिटेंसी के तरफ भी उनका ध्यान भटके। तो इस चीज़ के ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। नहीं तो मेरा मुद्दा यहाँ पे सरकार को टारगेट करना नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ कि सरकार को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहिए। देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसा ही बढ़ता रहा तो आने वाला जो यूथ है ना, तो वो स्कूलिंग एजुकेशन से दूर ही भागेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पढ़ लिख के जॉब तो लगेगी नहीं, इससे पहले कि कुछ और काम करना स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज फिर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे अंशु सर के साथ। तो इनसे आज जान लेते हैं कि करंटली इस टाइम हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको क्या क्या समस्याएं जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं, और इनके अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं कि सरकार को अब की बार इन इलेक्शंस में किन मुद्दों को अपना टारगेट बनाना चाहिए। पहले तो कुलदीप जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे को इस मंच पे आने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। तो जैसे कि समस्या अगर मैं बताना स्टार्ट करूँ तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा समस्या है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जैसे कि बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथ हो गया, रोटी कपड़ा मकान, जो है हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कुछ एरियाज़ में अभी भी ये फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। तो इसका मेन जो रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रोज़गार नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर इतना इनकरेज नहीं है, ना ही प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा इनकरेज हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में लोग जॉब कर पाएँ। तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, घर में प्रॉब्लम अलग से रहती है, कमाना भी है, पेट के लिए ही काम करना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बिजली तक नहीं पहुँची है। हम जी रहे हैं 2024 और वहाँ के हालात हैं 1947 से भी पहले के, आज़ादी से भी पहले के। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रोड तक नहीं है, ठीक है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्कूल तो खोल दिए हैं लेकिन वहाँ पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। जिससे कि 2 टीचर किसी स्कूल में लगे हैं और 100 बच्चा है, तो वहाँ पे टीचर बच्चों को क्या पढ़ाएगा, ठीक है। अगर मेरी बात मानो कि 8th तक का स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 100 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो 2 टीचर्स हैं। अगर एक क्लास के 5 सब्जेक्ट मान के चलें, ठीक है, जो मेन होते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ठीक है, SST, तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो कम से कम 5 टीचर्स की तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उन एरियाज़ के अंदर। तो दूसरा एक जो बहुत ही मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आप भी जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा JNK में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, ठीक है, थोड़े टाइम पीरियड के अंदर 370 हटने के बाद। तो सरकार भी इसके बारे में कुछ सोचती नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए। वो बोलती है कि आप प्राइवेट काम करो, ठीक है। जैसे आपने पीछे एक मोदी जी साहब का बयान भी सुना होगा, इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि अगर एक बंदा किसी दुकान, किसी स्कूल के बाहर या कोई माल के बाहर एक रेडी खोल लेता है, तो अगर वो 200 रुपये के पकोड़े बेच रहा है तो उसको 200 रुपये की अर्निंग हो रही है, लेकिन शायद उनको अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि आप बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के साथ साथ इंडिविजुअल्स को, जो यूथ है उनको जॉब्स भी आप ऑफ़र करो, ताकि हमारे यहाँ के हालात सुधर सकें, ठीक है। तो सर, आपने जैसे कि पहले बात की स्कूलों की, कि स्कूलों का जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इस टाइम उनका बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। जैसे कि आपने बात की कि एक स्कूल है, वहाँ पे 100 बच्चा है, मान लो वहाँ पे 2 टीचर्स हैं,
तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे वो टीचर्स कैसे उन बच्चों को टैकल कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल मेरे मोहल्ले के भी है, मैं बग्गन से रहने वाला हूँ, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे वार्ड नंबर 4 मोहल्ले का नाम है फरोली, वहाँ पे भी हमारा एक प्राइमरी स्कूल है। और अब यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला सिर्फ एक टीचर है। तो एक टीचर जो है वो 5 क्लासों को कैसे पढ़ा सकता है, वो आप खुद ही सोच सकते हो। और दूसरा, आपने जो अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर बात की है, तो मैं भी अपनी कुछ 2-4 बातें इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि अभी अगर बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी तो इससे और भी ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो झेलने को मिल सकती हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई युवा है वो अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड होकर वो फ्रस्ट्रेट होकर, अनएम्प्लॉयमेंट ही है जो कि जिसके कारण मैं समझता हूँ कि आज के युवा जो हैं वो हद से ज़्यादा नशा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नशे के पीछे जाएँ नहीं तो करें भी क्या। मन की एक संतुष्टि के लिए अगर वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते तो वो नशे की ओर जा रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है, जो रेप बढ़ रहा है, तो रेप का कारण भी मैं इस अनएम्प्लॉयमेंट को ही समझता हूँ। और तीसरा ये कि अभी आपको सुनने को मिल रहा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रेट भी बढ़ रहा है अभी। तो मिलिटेंसी का कारण भी अनएम्प्लॉयड को ही समझता हूँ मैं। मुझे लगता है कि अगर युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो वो हो सकता है कि वो मिलिटेंसी के तरफ भी उनका ध्यान भटके। तो इस चीज़ के ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाला टाइम जो होगा वो बहुत ही भयंकर होने वाला। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वजह से, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से ही आने वाला जो हमारा और भी युवा है वो, उसका ध्यान जो है वो पढ़ाई की ओर कम जाएगा। क्योंकि वो देखेंगे अपनों से बड़ों को, अगर वो हमें देखेंगे हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो इट मीन्स उनका भी ध्यान उस तरफ जाएगा ना कि यार इनको तो नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तो हमें भी पढ़ के क्या करना है। इससे बेस्ट है कि हम भी पढ़ाई छोड़ दें बीच में ही कहीं पे। तो इससे क्या होगा कि मुझे लगता है कि एजुकेशन के भी ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सर, इसी के साथ मैं और भी आपको आगे लेके जाऊँगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं यहाँ पे, तो इसमें किसकी सरकार आप बनते हुए देख रहे हो, मतलब किसका भारीपन दिख रहा है आपको? देखिए कुलदीप जी, अभी तक तो भारीपन की बात कहना मुश्किल ही रहेगी कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, इसके बारे में कहना मुश्किल ही रहेगा। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें जो 2014 में हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस चुनाव में भी कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई थी, किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं हुआ था, कोलिशन बना था। तो मेरे को भी इस बार यही लगता है कि कोलिशन ही बनेगा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलकर सरकार बनाएंगी। क्योंकि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जब इलेक्शन होगी उस टाइम पर बहुत सारे कंप्रोमाइज़ किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा वादे किए जाएंगे, और आगे उसके बाद 5 साल तक हमें ये कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं यही बात रखना चाहूँगा कि जितना हो सके उतने प्रोमिसेस करे गवर्नमेंट जिनको पूरा कर सके। ठीक है, अगर पूरा नहीं कर सकती है तो साफ बोल दे कि हमसे ये नहीं होता है, तो कोई और हम लीडर चूज़ करें जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिड्यूस नहीं किया, रोज़गार नहीं लेके आए, ठीक है। तो इसी के ऊपर सर मैं एक और अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे बग्गन में ही इस टाइम लगभग कोई 50 से 60 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने पीजी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, और वो मैक्सिमम जितने भी वो युवा हैं वो मतलब कि गरीब फैमिली से ही, पोर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो मुझे पता ना कैसे दिहाड़ी लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से खून पसीने की मेहनत करके वो जो कमाई है उसको अपने बच्चों पे लगाते हैं, पढ़ाई में लगाते हैं। तो उसके बाद भी मतलब कि उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। तो आज मैं देख रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही वो लोग जो है, उन्होंने घर बार तो अपना चलाना है, एक तो ऊपर से शादियाँ नहीं हो रही हैं उनकी। अगर कोई शादी कर भी रहा है तो उसको काम करने के लिए अभी बाहर जाना पड़ रहा है। और जैसे कोई पल्लेदारी का काम हो गया, कोई मजदूरी दिहाड़ी लगानी है सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे मैं उनको काम करते हुए देखता हूँ तो कसम से हमारी भी अंदर से आत्मा जो है ना वो दुखती है। क्योंकि हम भी उस कैटेगरी में ही आते हैं। इस टाइम हम कौन सा वो कर रहे हैं, लेकिन हम भी चलो यही दिहाड़ी लगा रहे हैं, कहीं पे प्राइवेट काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर गहरी सोच के साथ सोचना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अभी 2-3 बातें और मेरे ध्यान में आ रही हैं जो कि मैं आपको पूछना चाहता हूं, लेकिन अभी टाइम की थोड़ी सी बंदिश है जिसके कारण हमें यहाँ पे ही अपनी इस बातचीत को रोकना पड़ेगा। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ पे डिस्कशन की इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। तो दोस्तों,
इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, हम सभी अनएम्प्लॉयड यूथ को इस टाइम यूनाइट होना ज़रूरी है। हमारा एक यूनिटी में हम अगर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली सरकार इसके ऊपर उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि सारे एक साथ यूनिटी में आ जाएँ। हम पहले तो कोशिश करते हैं कि सरकार को प्यार से मनाते हैं, अगर प्यार से कोई चीज़ नहीं निकाली जाती है तो फिर उसके लिए आपको पता है कि कोई दूसरे तरीके भी लगाने पड़ते हैं। तो रिल मिल के हम यूनाइट होकर अब एक कोई अभियान छेड़ते हैं जिसके तहत कि सरकार, जो सोई हुई सरकार है, इसकी भी आंखें खोलें, इसके भी कान खोलें, ये भी जागे और कम से कम हम जैसे युवाओं के बारे में कुछ तो कुछ सोचे, क्योंकि यार हमारी ज़िंदगियां निकलती जा रही हैं और आपको पता है कोई भी टाइम है वो दोबारा लौट के वापस आता नहीं है। तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यही नारा, यही स्लोगन लेके हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।